जय हिंद दोस्त, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। हम आप सभी के लिए सीडीपी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में आपको आज के क्लास में जो विकास के सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और ये जो क्लास है आपका, ये इसमें जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। और ये सीटेट 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके जुलाई माह में होने वाला है। और इसके एग्जाम डेट क्लियर हो चुके हैं। 7 जुलाई को इसकी एग्जाम डेट रखी गई है, 7 जुलाई 2024। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है, अगर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 2 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है। और ये पेपर 1 जो क्लास है हमारी, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे क्लास चलेगी वैसे वैसे इसका स्तर बढ़ता जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि पेपर 2 में आपको हार्ड सवाल भी सॉल्व हो रहे हैं और शॉर्ट सवाल, मतलब सरल सवाल भी और कठिन सवाल दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको देखिए, आप कहाँ पे फंस जाते हैं जब आप थ्योरी को सही से कवर नहीं करते हैं। थ्योरी वाला पार्ट सही से कवर कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर आपसे हम तुरंत बन जाएगा, याद रखिएगा। और आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ठीक है, चलिए आप सभी को विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने कल अभिवृद्धि और विकास को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत, तो हम विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, विकास के सिद्धांत में आपका पहली हेडिंग आ गई है, प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास बाल विकास के सिद्धांत। इसके पहले हमने अभी तक अभिवृद्धि पढ़ी थी और फिर विकास पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जिनमें से आपको जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे कवर होंगे। और इसके बाद जो है बाल विकास के सिद्धांत के बाद जो है हम अवस्थाएं भी पढ़ेंगे साथ में। इसी क्लास में अवस्थाएं भी आज की क्लास में पढ़ाएंगे। तो आप सभी का धीरे धीरे करके पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास में समझ में आए। ठीक है, पहला सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं देखने में सेम लगती हैं, इसका क्या कारण है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के विकास के प्रतिमान में का अनुसरण करती है। जो प्रत्येक जाति होती है वो अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव है, हाथी है और भी अन्य जंतु हैं, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये तो मानव है, आप सभी जानते हैं, और ये हाथी है। फिर देखेंगे दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब विकास किस दिशा में हो रहा है? जैसे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, उसी तरह जो हमारी विकास की दिशा है सर से पैर की तरफ होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? मस्काधोमुखी। इसे हम क्या बोलते हैं? मस्काधोमुखी बोलते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए जैसे आपका ये सर है, मान लीजिए ये सर है, ठीक है, ये आपका सर है, तो इससे नीचे की ओर आपकी वृद्धि होती है, ठीक है, पैरों की ओर होती है, ठीक है, ये आपके पैर हो गए, पैरों की तरफ आपकी वृद्धि चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब दूसरी तरफ जो अपने हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, तो यह समीप दुरभि कहलाता है, याद रखिएगा। जब मध्य से लेकर के बाहर की तरफ होता है तो हम क्या कहलाते हैं? इसे समीप दुरभि। और अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, पहले सर से पैर की तरफ होता है, फिर आपका मध्य से लेकर के क्रम जो है मध्य से लेकर के जो है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। फिर अगला है तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 3 नंबर है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लेता है कि क्या विकास को रुक सकता है टाइम आने के बाद? तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती, मतलब केवल जो है इसकी मंद और तेज जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है?
कभी धीमी हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब जानवरों में भी कभी विकास होता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह आप देख सकते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, इसके बाद फिर धीरे 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 वो उसका विकास होता जाता है। कब तक? जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो ये विकास आपका मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगला है आपका 4th नंबर, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण है उठना, बैठना, चलना और दौड़ना। ये सभी क्या है? जो है ये सभी हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है 5वां, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब जैसे हम पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं? जो हम कोई घटना होने वाली होती है, उसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसके पहले पूर्वानुमान रहता है कि 1 घंटे में हमारा खाना बन जाएगा। ये हमने क्या लगाया? पूर्वानुमान लगाया। तो उसे कहते हैं विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। हम जिस दिशा में ज्यादा अनुमान लगाएंगे वही हमारा जो है विकास का पूर्वानुमान हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि अगर हम जो है कोई बुक है आपकी, मान लीजिए ये कोई बुक है आपकी, ठीक है, और हम इसे जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें पता है कि उतना ही ज्यादा, अगर हम सोचें कि इसे जो है 2 पेज पढ़ना है, तो हमें ये तो पता हो गया कि 2 पेज हमें तैयार हो जाएगा। तो जब हम सोचेंगे कि 2 पेज पढ़ना है तभी 2 पेज तैयार होगा ना, तो ये होता है पूर्वानुमान। अगर हम पूरी बुक पढ़ेंगे तो हमें वो बुक पूरी याद हो जाएगी। तो पूर्वानुमान क्या हो जाएगा? याद हो जाना। तो 6 नंबर है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, मतलब इकट्ठा करना, एकीकरण, यूनिट होना। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। अब एकीकरण से क्या मतलब लाभ क्या है? एकीकरण से लाभ होता है कि हम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो कार्य है बहुत कम समय में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये होता है एकीकरण के सिद्धांत का प्रॉफिट। 7th नंबर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब व्यक्तिगत भिन्नता का भी जो सिद्धांत क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति आपस में भिन्न है। नहीं, कोई देखिए मोटा है, कोई पतला है, कोई होशियार है, कोई छोटा है, लंबा है, ऐसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये फिट है, वो पतली है, ये भी छोटी है, फिर ये फिट है, ये मोटे हैं। मतलब देखा जाए तो सब लोग जो है व्यक्तिगत रूप से भिन्न हैं, अलग हैं, और इनका भी सिद्धांत भी चलता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता से एक क्वेश्चन 100% पूछता है, आप ये बात नोट कर लीजिए। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे 8वां है आपका वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, वर्तुलाकार, अब इसका क्या वो मतलब ये क्या है? वर्तुलाकार बनाम रेखीय जो प्रगति है, इसका क्या सिद्धांत होता है? तो याद रखिएगा, विकास जो है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, याद रखिएगा। ऐसे एकदम सीधी रेखा में नहीं चलता है विकास, टेढ़ी मेढ़ी। मतलब जरूरी नहीं कि आज इधर हुआ है तो सीधा ही होगा, फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में, फिर किसी तीसरी डायरेक्शन में, और कभी धीमा कभी तेज, ये होता रहता है। ठीक है, तो वर्तुलाकार मतलब कि विकास कभी भी रखीय नहीं होता, रेखीय नहीं होता। हाँ, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है, ये आपको याद रखना है। और जैसे
इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन का हमेशा मतलब अब ट्रेन तो इसी सिद्धांत पे नहीं आएगा, बट अगर आप ट्रेन देखते हैं तो वो सीधी नहीं चलती है। पहले कुछ टाइम सीधी चलेगी, फिर मोड़ आएगा तो थोड़ा सा मुड़ेगी, फिर सीधी चलेगी, कभी तेज चलेगी तो कभी धीमी चलेगी, ऐसे होता है। तो आप उससे जोड़ सकते हैं, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, बल्कि ना ही कभी सीधा चलता है, बल्कि जो है उसकी गति धीमी तेज और वर्तुलाकार हो सकती है। अगला है 9th नंबर, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अंतर संबंधित। अब बताना है आपको, तो यहाँ पे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। ठीक है, संवेगात्मक, ये ठीक है, तो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, और भी बहुत सारे प्रकार हैं विकास के जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सभी लोग और विकास पर ही निर्भर हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक दूसरे पर शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगों के परिप्रेक्ष्य से, इन सभी चीजों से जो है ये लोग आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। इसी को कहते हैं अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है हमेशा बाल विकास की अवस्थाओं से। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, प्रसवपूर्ण, अब प्रसवपूर्ण अवस्था क्या होती है ये बताना है। तो प्रसवपूर्ण अवस्था में आप देख सकते हैं ये इमेज, ये प्रसवपूर्ण अवस्था है। ठीक है, 9 महीने 280 दिन का जो बच्चा होता है तो ये प्रसवपूर्ण अवस्था होती है। और आप देख सकते हैं ये इस तरह की कुछ अवस्था माँ के गर्भ में, ऐसे अवस्था में बच्चा पलता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान, कंसेप्शन से शुरू होती है। अब क्या होगा, शैशवावस्था, दूसरी है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, ये जो है इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक जो बच्चा पैरों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, वो शैशवावस्था में आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बच्चा लगभग 2 साल का है और 2 वर्ष तक जो है शैशवावस्था मानी जाती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, ये आपका अगर जिसको मालूम हो तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उनका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। जैसे मूल प्रवृत्तियों का मतलब कि अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो क्या करेंगे, संवेग के माध्यम से रो करके मम्मी को बोलेंगे कि मुझे भूख लगी। मतलब वो मुंह से तो बोल नहीं सकता है, बट वो रो के अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे। ठीक है, तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था। तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था क्या है, तो इसी जो शैशवावस्था है ना, ये तेज शारीरिक, बहुत ज्यादा इसमें गति करता है शरीर, मानसिक भी बहुत ज्यादा, इसमें मानसिक विकास भी ज्यादा होता है धीरे धीरे, और अधिगम की अवस्था, इसमें मतलब सीखने की अवस्था होती है इनके। बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करता है, हमेशा हाथ पैर चलाता रहेगा, जो चीज पाएगा तोड़ेगा, उसे खींचेगा, मतलब बहुत ज्यादा अधिगम की अवस्था होती है। फिर आपका इसमें नैतिकता, मोरालिटी का अभाव होता है, इसमें कोई चीज नैतिक नहीं है। आप सोचे, मतलब इसमें नैतिकता का अभाव। बचपन में अब 2 साल के बच्चे को क्या पता कि वो मतलब किस नैतिक बेस पर चल रहा है, मतलब उसे क्या जरूरी है, क्या सही है, ये तो वो जानता ही नहीं। अगर उसे अच्छी चीज भी मिलेगी तो भी तोड़ देगा, बुरी चीज भी मिलेगी तो भी तोड़ देगा। जैसे अब उसमें कोई भी नैतिक मूल्य अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, ये होती है शैशवावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्ड स्टेज 2 से 6 वर्ष तक, 2 to 6 ईयर, ये क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था। अब आप देखिए थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, और ये बच्चे को आप देख सकते हैं कितना कितना अच्छे से आप सभी को देख रहा है। ठीक है, आप सभी को पहचान रहा है। नहीं? अब पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है ये बताना है। इसमें बच्चा अनुकरण,
इमिटेशन द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब देख करके आप जैसे जैसे करते जाते हो वो भी वैसा वैसा करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जब उनकी मम्मियाँ खाना बनाती हैं तो आटे को लेकर के, जो आटा होता है ना आपका, आटे को लेकर के उसके वो लोग भी रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। अपने हाथ में आटा ले लेंगे और उसे दोनों हाथों से दबाते हैं। उससे क्या होता है, वो अनुकरण कर रहे हैं, देखते हैं जैसे आप जो करेंगे वही चीज वो भी करने लगते हैं। इसे कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखता है। फिर इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। बच्चा कोई भी चीज देखता है तो पूछता है तुरंत कि मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है। उनमें मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने की। और इस अवस्था को और क्या कहते हैं, टॉय एज, खिलौनों के अवस्था को भी कहा जाता है। खिलौनों की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में जो है बच्चे ज्यादा क्या करते हैं, खिलौनों को स्टोर करते हैं। अपने अपने टॉय हैं उनको स्टोर करके रखेंगे और उन्हीं से खेलते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड है। मतलब भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जैसी भाषा, जैसी लैंग्वेज और जो कुछ भी सीखता है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि बच्चे जो है बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। और इसलिए कहते हैं कि बच्चों, जो बचपन में बच्चे हैं ना, उनको अच्छी शिक्षा दो और अच्छी भाषा का प्रयोग करो, ताकि उनको पे जो है जैसी भाषा बचपन में सीखते हैं वैसे ही फिर आगे चल के उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवस्था है। मतलब संवेदनशील इसी का से तात्पर्य है कि आपको स्टार्टिंग में बच्चों को अच्छी भाषा जरूर सिखानी चाहिए। नेक्स्ट आपका इसका पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। कल्पनाशीलता मतलब कि पजल्स हो गए, सुडोको हो गया, और जितने भी कला चेस है ये कल्पनाशील, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े, ठीक है। उस तरह के गेम्स बहुत ज्यादा उसमें एक्टिव रहता है, अच्छे लगते हैं उसे गेम्स, ठीक है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ऐसा, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर तक ये चलती है। इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, लॉजिकल थिंकिंग, वो सोचने लगता है, लॉजिक करेगा, तर्क करेगा। और इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो स्कूल में प्रवेश कर जाता है, और स्कूल में वो जो है उसका आरंभिक काल होता है स्कूल में, ठीक है। तो इसे स्कूल एज भी कहते हैं। फिर इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था मतलब कि बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ खेलता है और एक दूसरे से मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम गंदी अवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसी एज में बच्चे स्फूर्ति मतलब स्मार्ट भी होते हैं, स्फूर्ति दौड़ते हैं, उनका विकास बहुत तेजी से होता है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, स्फूर्ति की अवस्था, बहुत तेजी से विकास होता है 6 से 12 वर्ष में। फिर अगला, इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। गेम्स स्टेज मतलब सबसे ज्यादा बच्चे इस अवस्था में खेलना पसंद करते हैं, अपने साथियों के साथ खेलने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं इसी अवस्था में। अगला, इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रकृति विकसित होने लगती है। अब स्टोरेज की प्रकृति का मतलब क्या है, तो इसी अवस्था में बच्चे अपने जितने जो भी चीजें उनके पास होती है वो स्टोर करने लगता है। अपनी चीजों को, पेन पेंसिल इन सभी को स्टोर करके रखेगा, और उनके जो खिलौने होंगे उनको भी स्टोर करेगा। स्टोर करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है पहले से अधिक ज्यादा, और इसे टोली, समूह या गैंग अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। जब बच्चा खेलता है तो इस अवस्था में बच्चा अकेले नहीं खेलता, फिर वो सबके साथ खेलने लगता है। और इसके पहले में क्या है, तो इसके पहले वो अपनी जो खिलौने हैं वो किसी उससे शेयर नहीं करता है। लेकिन जब 6 से 12 वर्ष हो जाते हैं तब वो धीरे धीरे अपने खिलौनों को भी शेयर करने लगता है, और क्या करता है कि वो उन सभी अपने मित्रों के साथ, सभी जितने भी उसके फ्रेंड सर्किल होता है उन सभी के साथ रहकर खेलना पसंद करता है। तो इसीलिए इसको टोली है, समूह है, गैंग है, इनकी अवस्था कहा जाता है। फिर इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था, एडोलेसेंस,
12 से 18 वर्ष तक चलती है एडोलसेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है किशोर अवस्था से। इसे जीवन का सबसे कठिन काल, हार्ड पीरियड, इसे सबसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तो तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। और इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, मतलब मेल पर्सन जो होता है वो फीमेल पर्सन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जो ये एज होती है इसमें संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, तनाव बहुत होता है, और एक तरह से आंधी तूफान वाली, उलझन वाली अवस्था होती है, जिसमें बच्चा कुछ भी कर सकता है, वो वाली इसमें सोच होती है उनकी। फिर अगला है, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण एज या गोल्डन काल, मतलब गोल्डन एज या स्वर्णकाल इस अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है, अर्थात इस अवस्था में जो है सब लोग हीरो बनना चाहते हैं, लड़के हीरो और लड़कियां हीरोइन, मतलब, और वो हीरो वर्शिप मतलब वीर पूजा की भावना होती है। वो लोग वीर, जितने भी जो है स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, और तो वो सब लोगों को बनने की, मतलब एक तरह से कल्पना होती है। आप देखते होंगे कि लड़कियां हैं तो वो एक्ट्रेस बनना चाहेंगी, लड़के हैं तो एक्टर बनना चाहेंगे, मतलब अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, इसीलिए इसको कल्पना का काल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इस अवस्था एक में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब कि जो अमूर्त चिंतन ऐसा जो मतलब सिर्फ थिंकिंग होती है, दिखाई नहीं देता। अमूर्त और मूर्त, मूर्त ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई देती हैं, और अमूर्त जिसको सिर्फ कल्पना करते हैं। और अमूर्त चिंतन मतलब कि मैं कार, जैसे होता नहीं है, फिर मैं कि कोई बच्चा सोचता है मैं आईएएस बन जाऊंगा, फिर अब मैं बड़ा सा घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, ये हो जाएगा उसकी अमूर्त थिंकिंग। मतलब वो सोचता तो है बट वो हो नहीं रहा है अभी, लेकिन वो सोचेगा बहुत। ये कौन सी अवस्था होती है? ये किशोर अवस्था, 18 वर्ष तक ये बहुत चलता है। कुछ भी कर लेना, सोचते रहना, मतलब सबसे ज्यादा थिंकिंग होती है इसमें। यही होती है किशोर अवस्था, और आपके सभी अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती हैं। किशोर अवस्था के बाद जो है आपकी फिर कौन सी आएगी? तो फिर आपकी आती है, फिर किशोर अवस्था के बाद वृद्धावस्था लास्ट में आती है, तो याद रखिएगा। 18 के बाद तो फिर आपकी युवा अवस्था आएगी थी। ठीक है, युवा अवस्था, बाद में वृद्धावस्था, इसके बाद फिर आती है वृद्धावस्था। आप सभी को पता है, बाकी पूछता आपका जो है यहीं तक है, इसलिए जो है जो इम्पोर्टेंट है वही करवाएंगे। आप लोगों के पास जो है ज्यादा टाइम सब रहा नहीं। ठीक है, 3 महीने है जितना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो एकदम से नए होंगे, और बहुत लोग होंगे जो एक बार हो सकता है दे चुके हों सीटेट का एग्जाम, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में हम जो है सीटेट के महत्वपूर्ण जो पुराने प्रश्न हैं उनको भी लेकर आ रहे हैं, जिससे कि बीच में डेली आपकी एक क्लास प्रैक्टिस की भी करवाई जा सके। ठीक है, तो और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास एक बार सभी लोग जो है लाइक करेंगे, सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट होता है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सभी लोग ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आपको जो है बहुत सारी पीडीएफ्स भी मिल जाएगी आपको, और टेलीग्राम चैनल में इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय